सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। इस बार जाड़े के मौसम में कड़ाके की ठंड खत्म हो जाने वाले दिनों में प्रचंड शीतलहर अपना असर दिखा रही है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वानुमान में अगले 2 दिनों में शीतलहर का प्रकोप बढ़ने की आशंका व्यक्त की गई है। इस दौरान रात और सुबह के समय कोहरा छाने के साथ ही तापमान काफी कम रह सकता है। दिन का अधिकतम तापमान 19 डिग्री और रात का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही रहने की संभावना जताई जा रही है। विशेषज्ञों ने अगले हफ्ते 3 और 4 फरवरी को बारिश होने की संभावना जाहिर की है। इस दौरान 3 फरवरी को हल्की बारिश जबकि 4 फरवरी को कई जिलों में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना जाहिर की गई है। जबकि अगले 7 दिनों में देर रात और सुबह के समय पड़ रहे कोहरे का दौर जारी रहने का अनुमान जताया गया है। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर 2 महीने से जारी किसानों का प्रदर्शन 26 जनवरी को हिंसा में तब्दील हो गया। इसके बाद पुलिस ने बॉर्डर खाली कराने की कवायद शुरू कर दी, लेकिन भारतीय किसान यूनियन यानी बीकेयू के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने धरना छोड़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद उनके भाई और बीकेयू के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने अपने गृह जिले मुजफ्फरनगर में महापंचायत बुलाई थी। महापंचायत में नरेश टिकैत ने किसानों से गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचने की अपील की। कोरोना वायरस का अभी तक खात्मा नहीं हुआ है, खतरा हर जगह है। याद रहे कि इसका बचाव सिर्फ मास्क व 2 गज की दूरी है, क्योंकि अभी वैक्सीनेशन सिर्फ हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही दिया जा रहा है। ऐसे में लखनऊ मेट्रो ने अल्ट्रावायलेट यानी यूवी यानी पैराबैगनी किरणों से मेट्रो ट्रेन को सैनिटाइज करने की प्रक्रिया शुरू की है। अमेरिका के न्यूयॉर्क मेट्रो के बाद यूपी मेट्रो रेल कारपोरेशन ऐसा करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा बन गई है। प्रदेश में विधान परिषद के 8 सदस्यों का कार्यकाल आज खत्म हो जाएगा। इसमें सभापति रमेश यादव भी शामिल हैं। यह पद एक दिन भी खाली नहीं रहना चाहिए। ऐसे में सपा और भाजपा के बीच इस कुर्सी को लेकर सहमत का खेल शुरू हो गया है। चर्चा है कि भाजपा राज्यपाल से गैर सपा सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नामित कर सकती है। इसको लेकर वाराणसी से एमएलसी लक्ष्मण आचार्य का नाम चर्चा में है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों के साथ बैठकर विधान परिषद के सभापति का चुनाव कराए जाने का मुद्दा उठाया है। राज्यपाल से लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा किए जाने की मांग की गई है। ललितपुर जिले के जाखलौन थाना क्षेत्र में एक गुमशुदा बच्चे का खून से लथपथ शव आलू के खेत में बरामद हुआ। बच्चा सुबह से लापता था। बच्चे का एक कान कटा था। शरीर पर धारदार हथियार से कई वार भी किए गए थे। मृतक अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। पुलिस ने इस प्रकरण में पड़ोसी महिला समेत कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। पूछताछ जारी है। पुलिस जल्द खुलासे का दावा कर रही है। प्रदेश में विधानमंडल का सत्र 18 फरवरी से शुरू होगा। बीते सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह बजट सत्र का प्रस्ताव पास करते हुए फैसला लिया जा चुका है। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अपना 5वां और आखिरी बजट पेश करेगी। विधान सचिवालय उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि बजट सत्र सुबह 11:30 बजे से शुरू होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अपना संबोधन देंगी। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश करने के लिए प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र में योगी आदित्यनाथ सरकार का 5वां और इस कार्यकाल का आखिरी बजट होगा। चालू वित्तीय वर्ष के लिए योगी सरकार ने 5,12,000 करोड़ रुपए का बजट पारित किया था। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ
चल रहे किसान आंदोलन को लेकर सियासत तेज है। गणतंत्र दिवस पर लाल किला पर बवाल के बाद शुरू हुई कार्रवाई को लेकर विपक्षी दल सरकार को घेरने में जुट गई है। बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने संसद सत्र में राष्ट्रपति के भाषण का बहिष्कार करते हुए तीनों कृषि बिल वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस पर दंगे की आड़ में निर्दोष किसान नेताओं का बलि का बकरा न बनाया जाए। गोरखपुर जिले में पुलिस अपराधियों पर शिकंजा कस रही है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज ऑक्सीजन कांड में आरोपित डॉक्टर कफील खान समेत 81 नए बदमाशों और दबंगों के खिलाफ गोरखपुर पुलिस ने हिस्ट्री शीट खोल दी है। अब ये लोग आजीवन पुलिस की निगरानी में रहेंगे और दायरे में आ गए हैं। ये जिस इलाके के रहने वाले हैं वहां की थाना पुलिस इसकी निगरानी करेगी। गोरखपुर में हिस्ट्री शीटरों की संख्या 1462 के करीब है। एसएसपी के मुताबिक बदमाशों पर सख्ती के लिए हिस्ट्री सीट खोलने का सिलसिला जारी है। आने वाले दिनों में इस संख्या में और इजाफा होगा। योगी सरकार द्वारा नया नोएडा बसाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। निवेश के नजरिए से यह निवेश क्षेत्र विशेष होगा। इसे दादरी नोएडा गाजियाबाद निवेश क्षेत्र कहा जाएगा। इस क्षेत्र में 80 गांव को शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 3 की उपधारा के साथ धारा 2 के खंड के तहत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इसकी घोषणा कर दी है। इससे करीब 20,000 हेक्टेयर जमीन नोएडा को मिलेगी। इसे इंटीग्रेटेड सिटी के तौर पर बसाया जाएगा। इसमें बुलंदशहर के 60 गांव और गौतम बुद्ध नगर के 20 गांव की जमीन को शामिल किया गया है। जिस जमीन पर इस निवेश क्षेत्र को बसाया जाना है यानी जिस गांव की जमीन अधिग्रहित की जाएगी उसका नक्शा भी बना दिया गया है। सुल्तानपुर जिले में गुरुवार की रात प्रतापगढ़ निवासी सर्राफा कारोबारी के 2 कर्मचारियों से बदमाशों ने 30 लाख रुपए लूट लिए। वारदात लखनऊ वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित अमहट चौराहे की है, लेकिन पुलिस तब हरकत में आई जब लूट की वारदात की जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली, लेकिन वारदात के 12 घंटे बाद आईजी डॉक्टर संजीव गुप्ता के साथ एसपी डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने घटनास्थल का दौरा किया। एसपी का कहना है कि पीड़ित दोनों कर्मियों के बयानों में विरोधाभास है। जांच जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में विधान परिषद सदस्यों के विदाई समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोकतंत्र का आधार हमारी विधायिका है। एक सशक्त और समर्थ विधायिका लोकतंत्र की जड़ों को शक्तिशाली बनाती है। नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार निलंबित जूनियर इंजीनियर राम भवन की पत्नी दुर्गावती की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद रिजवान अहमद की अदालत ने उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई की अगली तारीख 2 फरवरी तय की है। बता दें कि 28 दिसंबर 2020 को दुर्गावती को गिरफ्तार किया गया था। वह बांदा जेल में बंद है। दिल्ली में इजरायल दूतावास के पास धमाके के बाद प्रदेश में चप्पे चप्पे पर पूरी सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों व पुलिस आयुक्तों को निर्देशित किया है कि वे अपने अपने जनपद के प्रमुख स्थानों, धार्मिक स्थलों और अन्य संवेदनशील जगहों पर सतर्क दृष्टि बनाए रखें। उन्होंने पुलिस को गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के साथ ही दिल्ली में किसानों पर लाठी चार्ज से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बेहद आहत हैं। अखिलेश यादव ने किसानों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर भारतीय समाज पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि अभी भाजपाई उत्पातियों ने सिंघू बॉर्डर पर किसानों की आंदोलन पर पथराव किया है। सारा देश देख रहा है कि भाजपा कुछ
पूंजीपतियों के लिए कैसे देश के भोले किसानों पर अत्याचार कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा की साजिश के साथ ही बच्चों, महिलाओं व बुजुर्ग किसानों पर की जाने वाली निर्दयता घोर निंदनीय है। बाहुबली नेता और मऊ से विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की लखनऊ पुलिस तलाश करने का दावा करती रही। 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया, लेकिन उसने जयपुर में निकाह तक कर लिया। निकाह के फोटो इंटरनेट मीडिया पर वायरल है। इनामी अब्बास अंसारी की शादी की तस्वीरें इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। हजरतगंज कोतवाली में आरोपित अब्बास अंसारी, उसके भाई और मां पर शत्रु संपत्ति पर कब्जा करने के मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इससे पहले जिला प्रशासन, एलडीए और पुलिस की टीम ने मुख्तार अंसारी के लखनऊ में अवैध भवन पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त करा दिया था। हजरतगंज पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की। इसके बाद अब्बास और अमर अंसारी पर सितंबर 2020 में इनाम घोषित किया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मूल्य समर्थन योजना के तहत वर्ष 2021-22 में 1 अप्रैल से प्रस्तावित गेहूं की खरीद के लिए सभी इंतजाम समय से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने गेहूं खरीद के लिए 6,000 क्रय केंद्रों की व्यवस्था करने का निर्देश देते हुए कहा कि इससे किसानों को सुविधा होगी। केंद्र सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य 1,975 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रतापगढ़ के बलीपुर गांव में 2013 में हुई ग्राम प्रधान नन्हे यादव की हत्या के एक आरोपी की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। नन्हे यादव की हत्या के बाद उसके भाई सुरेश और सीओ कुंडा जियाउल हक की हत्या हुई थी। यह आदेश जस्टिस मनीष माथुर की एकल पीठ ने आरोपित राजीव प्रताप सिंह उर्फ राजू सिंह की जमानत याचिका पर दिया है। फतेहपुर जिले में थाना परिसर में आग तापते समय दीवान व सिपाही की आंखों में अलाव की राख झोंककर आर्म्स एक्ट का आरोपित भाग निकला। पुलिस कर्मियों ने उसका काफी दूर तक पीछा किया, लेकिन कोहरे का फायदा उठाकर वह भाग निकला। इससे महकमे में खलबली मच गई। दीवान ने उसके विरुद्ध थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। यह मामला किशनपुर थाने का है। लोगों को राहत देने के लिए चलाए जाने वाले विमानों में भी तस्कर सोने की तस्करी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। शारजाह से वाराणसी एयरपोर्ट पर आए 2 यात्रियों के पास से कस्टम टीम ने 70 लाख से अधिक का सोना बरामद किया। जांच पड़ताल और कार्रवाई पूरी होने के बाद कस्टम के अधिकारियों ने इसका खुलासा किया। नदियों को प्रदूषित करने के मामले में एनजीटी ने सख्त कार्रवाई की है। मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ समेत 6 जिलों पर 8 करोड़ 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जबकि सहारनपुर नगर निगम को जुर्माने से मुक्त कर दिया गया है। एनजीटी की ओवरसाइट कमेटी ने सुनवाई के बाद यह कार्रवाई की है। शामली, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ और बागपत पर 8 करोड़ 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जबकि सहारनपुर को जुर्माने से मुक्त कर दिया गया है। 27 नदी नालों को हिंडन, कृष्णा व काली नदी के प्रदूषण का कारण मानते हुए यह जुर्माना लगाया गया है। बाराबंकी में बड्डूपुर क्षेत्र के सलेनीपुर गांव में आवास निर्माण के दौरान एक घर की पक्की छत ढह गई। इसके मलबे में दबकर चाचा व भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने किसी तरह मलबा साफ कर दोनों को बाहर निकाला। कानपुर के विकास दुबे केस में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए अमर दुबे के एनकाउंटर को क्लीन चिट दे दी गई है। जांच मजिस्ट्रेट ने डीएम को 216 पन्नों की रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें एनकाउंटर को सही ठहराया गया है। बलिया जिले के नगरा क्षेत्र में कुछ बदमाशों ने एक दलित परिवार पर कथित रूप से हमला कर दिया और डॉक्टर BR अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। सुरेश राम नाम के व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि वह और उनके परिवार पर 4 लोगों ने हमला किया जो सवर्ण जाति से संबंधित थे। हमला तब हुआ जब वे रात को अलाव के पास बैठे थे।